सोचने वाले व्यक्तियों का सिर्फ एक ही दोष होता है कि वो चुप नहीं रहते। सोक्रेटिस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरानी चली आ रही प्रथाओं के विरुद्ध सवाल उठाए और उनको चैलेंज किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति पर जिसके पास न ही कोई कॉलेज की डिग्री थी, न ही पैसे थे, न ही पावर थी, न ही कोई किताबें थी, पर उसके सवालों ने पूरे एथेंस को हिला के रख दिया था। उस व्यक्ति का नाम था सोक्रेटिस। थोड़ा सोक्रेटिस के बारे में जान लेते हैं। सोक्रेटिस का जो जन्म है वो 470 BC ग्रीस के एथेंस में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके जो पिता थे वो एक मूर्तिकार थे और जो उनकी माता श्री हैं वो एक दाई थी। ग्रीस में उस समय डेमोक्रेसी नई नई आई थी। लोगों को लगता था कि वो सब कुछ जानते हैं। फिर आए सोक्रेटिस जिन्होंने अपने सवालों से उन सभी के भ्रम तोड़ दिए। सोक्रेटिस कहते थे कि उन्हें बस इतना पता है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। आई नो दैट आई नो नथिंग। ये लाइन आज भी थिंकर्स के लिए पहली सीढ़ी है। सोक्रेटिस ने कोई स्कूल नहीं खोला। उन्होंने सड़कों पर, मंदिरों के बाहर, चौराहों पर लोगों से सवाल किए, सच क्या है, न्याय क्या है। ये सवाल उस समय के लोगों के लिए असुविधाजनक थे क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये काफ़ी अलग सवाल और गहरे सवाल थे। उनके जवाब सामान्यतः उनके पास नहीं होते थे। अब बात करते हैं सोक्रेटिक मेथड्स यानी उनके डायलेक्टिक्स पर। जो आम लोगों से सवाल जवाब की उनकी प्रक्रिया रहती है उसी को सोक्रेटिक मेथड्स या डायलेक्टिक्स बोला जाता था। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना है, यानी ये जान लेना कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। सेकेंडरी सवाल जवाब की जब प्रक्रिया शुरू होती थी तो बार बार लॉजिकल पॉइंट टू पॉइंट उससे सवाल करना, यानी जो सामने वाले ने आंसर दिया ना उसी को वापस घुमा के क्वेश्चन के रूप में पूछ लेना। सोक्रेटिस जब किसी भी व्यक्ति से मिलते थे तो उनसे पहले पूछते थे कि आप तो बहुत कुछ जानते हैं, जरा मेरे इस सवाल का जवाब बताएंगे। तो सामने वाला भी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होके बोलता है कि जी पूछिए क्या सवाल है। तो जैसे सोक्रेटिस पूछते तो वो सामने वाला जब जवाब देता, सोक्रेटिस बोलते कि नहीं ये तो नहीं होता, दरअसल आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप सच मुझे बताना नहीं चाहते। तो सामने वाला भी थोड़ा ऐसे सेल्फ डाउट में था बट फिर भी वो कोशिश करता कि दोबारा बता पाए। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक सामने वाला खुद से ही शर्मिंदा ना हो जाए। इसका मेन रीज़न था कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना, यानी सामने वाले को उसी के शब्दों में उसी के विचारों का फ्लॉज दिखाना। और ये प्रक्रिया इसीलिए सोक्रेटिस करते थे ताकि अगर जैसे पुराने अजम्पशन जब तक या जो गलत अजम्पशन हम ले रखें अगर वो जब तक गलत साबित नहीं होंगे हमारी खुद की नज़रों में तब तक हम कोई नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं ना। जैसे हम कोई चीज़ मान रहे हैं पहले से, जब तक हम हमारे लिए वो गलत नहीं हो जाती हम नई चीज़ जानने की कोशिश नहीं करते हैं ना। हम उसी में बैठे रहते हैं कि यही सब कुछ सही है। तो सोक्रेटिस का जो मकसद होता था कि उनके फॉल्स अजम्पशन को गलत उन्हीं के द्वारा गलत साबित करवा के फिर नया जो उनको सीखने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब बात करते हैं सोक्रेटिस की विरासत पर। सोक्रेटिस ने देखिए खुद से कुछ नहीं लिखा। उनके जितने भी विचार हैं उनके स्टूडेंट्स खासकर प्लेटो के माध्यम से हम तक पहुंच पाए हैं। प्लेटो जिन्होंने रिपब्लिक जैसे महान ग्रंथ लिखे। प्लेटो के स्टूडेंट बने एरिस्टोटल जिन्हें मॉडर्न साइंस और लॉजिक की नींव माना जाता है। उनके स्टूडेंट बने अलेक्जेंडर द ग्रेट। देखिए एक फ़कीर जैसे दिखने वाला व्यक्ति जिसका असर दुनिया के सबसे बड़े एम्पीरियर तक रहा और आज 2500 साल बाद भी अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो क्या असर रहा होगा उनका। और सच बोलने वालों का एक दुश्मन होता है वो है सत्ता। सोक्रेटिस पर कई सारे आरोप लगे कि वो बच्चों को गुमराह करते हैं, पुराने देवताओं का अपमान करते हैं,
खुद से नए देवता बनाते हैं। इसी के चलते आखिरकार उनको सज़ा के तौर पे जहर पीने का हुक्म दिया गया। काफ़ी सारे लोगों ने उनसे कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए, लेकिन सोक्रेटिस ने कहा मुझे न्याय से भागना सही नहीं लगता। उन्होंने न्याय के लिए मृत्यु को चुना और मरते वक्त आखिर में अपने एक स्टूडेंट क्रीटो से कहा, क्रीटो हमारा एस्क्लेपियस से एक मुर्गा उधार है, तुम उन्हें लौटा देना। एस्क्लेपियस ग्रीस में गॉड ऑफ हेल्थ माने जाते हैं, यानी जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता था, जब मन्नत मांगता था भगवान से, तो उनसे ये कहता था कि जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो हम एक मुर्गा चढ़ाएंगे, है ना। तो वो तभी चढ़ाते थे जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता था, स्वस्थ हो जाता था। लेकिन अरे सोक्रेटिस ने तो मृत्यु के समय ये बोला, तो उन्होंने मृत्यु को भी एक मुक्ति की तरह देखा। ऐसा इसीलिए नहीं कि उन्होंने मृत्यु को बहुत ऊंची चीज़ माना, उन्होंने मृत्यु को भी एक जीवन का ही हिस्सा माना। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से समझा कि उनके लिए मृत्यु भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए वो भी एक सामान्य ही प्रक्रिया थी। सोक्रेटिस आज भी जिंदा हैं एक सोच के रूप में। जब भी आप कोई चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं तो सोक्रेटिस आपके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन अगर आप भी सवाल करते हैं सच के लिए, सच को जानने की कोशिश करते हैं, तो सोक्रेटिस आज भी आपके अंदर जिंदा है। सोक्रेटिस का नाम फिलॉसफी जगत में आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये सिर्फ उनके सोचने के लिए नहीं, उनका जो करेज था सच बोलने के लिए, सच के लिए सवाल करने के लिए, उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने सच के लिए मृत्यु को स्वीकार किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही नए वीडियो लेके हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।